हाँ जी, कहाँ पर इमेज में पार्टीशन करना है आपने? हाँ सर, डिफरेंट इमेज के अंदर ही वैसे ये बने हुए हैं। क्या? जैसे मैंने ये सुशी क्यूब लिखा हुआ है, ये मैंने उधर पे लिखा है, तो मैंने इसको 50 में डिवाइड कर दिया, मतलब 6 में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो मुझे इसको इमेज में करना हो तो कैसे करूँ? इमेज में सर मतलब मुझे इमेज में ये लिखना हो कॉलम के साथ। चलो बना के दिखाते हैं। एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। ऊपर अपना नैप बार, तो यहाँ पर नैप बार बना लीजिए VS5 नैप बार डिफ़ॉल्ट। नैप बार में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, इसको PNG बना दीजिएगा। हाँ जी, तो लोगो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, और MLF 12 to 130 जुलाई मंथ, और यहाँ पर लोगो उसको एक नेम दीजिए, और VS कोड में जहाँ नैप बार मेंशन है इस तरह से इसको डिफाइन कर दो। फॉर्म की नीड नहीं है, ड्रॉप डाउन की नीड नहीं है हमें। होम, प्रोडक्ट, प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट, सर आप ये बार बार क्यों लिख रहे हो, क्लास में आइकन? नहीं तो लिंक कैसे बनेगा? सर हम यू यूएल के अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं? LI। हाँ तो बूटस्ट्रैप की उसमें। अपनी खुद की क्लासेस है ना, तो वो तो हमें उसके साथ ही चलना है। सर पर पहले जो मैंने इसको बनाया था तो मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने तो सिर्फ यू आई एल आई करके कर दिया था। फिर आपके से स्टाइल नहीं हुआ होगा। अब हमें इसमें आइकन भी कॉल करना है, तो गेट बूटस्ट्रैप आइकन का CDN लेंगे यहाँ से, और इसको कॉल कराइए। और जहाँ आपको कॉल करना आइकन, कॉपी, कॉल कर दो। ठीक है, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, MS ऑटो राइट हो जाएगा। नैप बार का कलर हमें चेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे नैप बार लाइट है, BG लाइट है, तो ये देखो यहाँ पे विजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये एरिया हमारा विजुअल हो गया, कस्टमाइजेशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको इसमें कॉल करना है ये हेडर सेक्शन, ये वाला पार्ट।
तो जो बैकग्राउंड है आपका और जो इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव फॉर वेब जेपीजी, और इसका रेजोल्यूशन ज़रूर चेक कर लेना। रेजोल्यूशन देख रहे हो काफ़ी बड़ा आ रहा है, क्या करेंगे 72। हेडर बेस, तो इस पार्ट के लिए हमने क्या बनाया, कंटेनर। तो आपको हेडर को यहाँ पास करना होगा, ठीक है। नो रिपीट, सेंटर, कवर। कॉलम में क्या क्या लिखना है मैटर, जैसे सुशी क्यूब, यहाँ से कॉपी, डिस्प्ले 1, एक पैराग्राफ है यहाँ पर, एक बटन है यहाँ पर जिस पे लिखा है ऑर्डर नाउ। बन गया पार्ट। अब इसकी हमें हाइट एक्सटेंड करनी है। तो जैसे हम इसके साथ ही चलते हैं, सर आगे का हम बनाना आगे का फिर क्या बनाना? एक्सपेंड हो एरिया इस तरह से। अब ये जो टेक्स्ट है, या जो ये टेक्स्ट है, इसको हमें कंट्रोल करना है। तो जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पर क्या वाइट है, तो टेक्स्ट की क्लास भी पहले से बनी होगी, आप लिख देंगे टेक्स्ट। सर आपने उधर डिस्प्ले 1 क्यों लिखा है? डिस्प्ले 1 से लार्ज साइज का हेडिंग बन के आता है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो H1 छोटा रह जाएगा इसके लिए। तो हम सर अगर डिस्प्ले ना लिख के हम इसको क्या कहते हैं साइज दे दे तो? हाँ दे सकते हो, लेकिन डिस्प्ले जो दिया गया है वो टाइपोग्राफिकली पहले से दिया गया है, और यहाँ से FW बोल्ड, ठीक है। डब्ल्यू मतलब फॉन्ट वेट जो CSS पढ़ा है वही सब चलता है इसमें भी। नहीं खाना नहीं है, पानी ला देना मुझे को फ्री होके। हमने टेक्स्ट डिफाइन कर लिया अपना, यहाँ ऑर्डर नाउ का बटन है, बटन राउंडेड पिल, राउंड हो गया, PX PY, इसके बाद में बटन की भी अपनी वो होती है क्लास, जैसे बटन LG, बड़ा बटन हो जाएगा उससे। नहीं डिफाइन करोगे तो बटन छोटा बनता है, लगा दोगे तो बटन बड़ा हो जाता है। उसको मेजर करके हमें
बूटस्ट्रैप में नापते नहीं हो कुछ भी, क्योंकि उसमें सब चीज़ों का कैलकुलेशन पहले ही लिखा गया है। भले से जिसने टेम्पलेट बनाया हो उसने बटन बड़ा बना रखा हो, वो गलत है। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड पहले ही सेट है, इससे बड़ा नहीं। जैसे अब तुम यहाँ पर फॉन्ट साइज देखोगे ना, तो बहुत बड़ा फॉन्ट है ये। अब ये फॉन्ट कितना है, 124 पिक्सल का फॉन्ट है। बूटस्ट्रैप कहता है इससे बड़ा फॉन्ट नहीं लिखना, नहीं लिखना। अब ये फॉन्ट जो है रिस्पॉन्सिव भी है, अगर छोटा करोगी तो देखो अपना छोटा हो गया, बड़ा करोगी स्क्रीन सर को। वो जो आपने सिखाया था कि वो पेज कौन सा ला? कि हमें फॉन्ट साइज इतना लिखना चाहिए उतना लिखना चाहिए। नहीं, मैंने ये तो नहीं सिखाया अभी। नहीं आपने इसमें आपने बताया ना कि फॉन्ट साइज हमें देख के लिखना चाहिए कितना है। वो तो ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी सीखने के लिए सही था। हम बात कर रहे हैं यूएक्स की यहाँ पर। अब जैसे क्या होता है कि क्या, देखो अब 5 स्टार आपसे इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करता है खाने का, और ढाबा आपसे कम चार्ज क्यों करता है, लेकिन खाना टेस्टी ढाबे का ही होता है। प्रेजेंटेशन, ब्रांड, ये सारी चीज़ें चीज़ें एलिगेंस में होती हैं वहाँ पर, है ना। अब आप यहाँ पर बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख रहे हो, लेकिन वो बाकी के डिज़ाइन के साथ बैलेंस नहीं कर रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। तो हर एक चीज़ को ना यूएक्स में लिख दिया गया है कि कितना टेक्स्ट कितने अमाउंट में, लोवेस्ट कितना हो सकता है, अप टू कितना जा सकता है, सब पहले से सेट किया गया है। ये बूस्टअप आया कब है? आया तो हमारे लिए 2013 में, बट मार्केट में उससे पहले से अवेलेबल है, लेकिन तब ट्विटर कंपनी ही यूज़ करती थी अपने लिए इसको सिर्फ। 2013 तो सर आप उससे पहले तो यही करते होगे ना क्या? टेक्स्ट वगैरह का साइज वगैरह कैसे? हाँ, तो हमें तो क्लियर है ना कि हमें कितना साइज़ लेना है। जैसे 16 पिक्सल डिफ़ॉल्ट होता है। अब जैसे अगर आप देखोगे एच वन का साइज़ कितना होता है, पढ़ाया था ना जब HTML पढ़ा रहा था मैं। तो जितना आपका डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ होता है, उसी का डबल हेडिंग का साइज़ होता है। नहीं, प्रैक्टिकली देखो, हमने एक फाइल बनाई demo.html, हमने लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, और हमने लिखा यहाँ पर H1, दिस इज़ अ हेडर फॉर एग्जांपल। ब्राउज़र में ले आओ उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ। हमने लिखा है यहाँ पर P, फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट 16 ही होता है, और H1 फॉन्ट साइज 32 ही होता है। ब्राउज़र में देखना कोई भी चेंज नहीं आएगा, उतना ही दिख रहा है ना। चाहो तो स्क्रीन छोटा करके देख लो, ताकि आप कंपेयर कर पाओ रियल टाइम में। अगर मैं 32 का 31 करूँगा तो देखना उधर चेंज हो जाएगा तुरंत, हो गया ना चेंज। या अगर मैं यहाँ से 32 हटा ही दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, या अगर मैं 32 लगा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है पेज में? नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें पहले से, जब HTML ने UX पर इतना ध्यान दिया है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का क्या रखना है, उसका फैमिली क्या रखना है, जो यूज़र बिना किसी दिक्कत तकलीफ के पढ़ पाए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, अगर 32 लिखा हुआ है, मैं इसको 32 इंच भी लिख सकता हूँ। ये देखो कितना बड़ा हो गया टेक्स्ट, बड़ा करके देखो तो शायद दिखाई देगा थोड़ा, ये देखो। तो टेक्स्ट को तो इंचेस में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मिलीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या इसका, कौन देखेगा इसको। तो इसलिए जब ग्राफिक्स सीखते हैं तो ग्राफिक में हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है विच इज़ कॉल्ड गोल्डन रेशियो, ठीक है। और क्या होता है गोल्डन रेशियो, कितना होता है, उसने पढ़ा हुआ है, बता बता जल्दी। वो गोल्डन स्पायरल होता है, हम गोल्डन रेशियो की बात कर रहे हैं। 1.618, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस हर एक चीज़ का। तो जैसे आप फोटोशॉप वगैरह में काम करते हो ना, अब मान लो ये
एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसका साइज कितना है 29.72। तो फॉन्ट कैसे काम कर रहे हैं, जैसे 8 होगा, 16 होगा, 24 हो सकता है, फिर 32 होगा, ठीक है। इस तरह से 8 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। 8 से छोटा फॉन्ट रखोगे तो रीडेबिलिटी के इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। तो पहले के टाइम में 8 का हम लोग यूज़ करते थे कॉपीराइट वगैरह का जो नीचे का इन्फो होता है, ठीक है। 16 का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के लिए रखते थे, थोड़ा बड़ा करना है तो 24 रखते थे, और बड़ा करना है तो इस तरह से चलता है साइज। अब यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये स्टैंड आउट तो हो गई बहुत बढ़िया से, लेकिन जो परफेक्ट इसका साइज़ आता है वो कुछ और होता है। तो जैसे ये 29 भी गलत है, या तो ये 24 होता या ये 32 होता। तो इसका जो परफेक्ट साइज निकल के आता है वो 32 होता है। अब ये बिल्कुल सही साइज पर है, ठीक है। अब 32 मल्टीप्लाई विद 1.618, हमारा हेडिंग का जो साइज आता है वो 51 आता है। इसको जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती हुई हेडिंग बनेगी, ये इसकी बेस्ट हेडिंग निकल के आती है, ठीक है, अगर इसके साथ लिख रहे हैं। अब हमें इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है भाई मेरे को इसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो आप डबल में जैसे 110, अब जैसे यहाँ पर आप इसका देखोगे ये 124 है, तो बीच की वैल्यू है, हम इसी को मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, कितना आ रहा है 103.552। तो परफेक्ट साइज का आएगा ये, बिल्कुल सही साइज है इसका। तो ये बैलेंस से बाहर है। सर ये जो तो उसमें बनाने के लिए क्या होता है फोटोशॉप में, उसमें मुझे ये बताया है क्या, कि एक का टेबल चलता है, वो बनाते हैं ना वेबसाइट हाँ हाँ में, हाँ हाँ, वो बताया मुझे। कौन से सर ने पढ़ाया, सुनीता सर कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया, नाराज़गी किस बात की? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बूटस्ट्रैप में हर चीज़ को पहले से लिख के डाला गया, आपके पास अपनी मर्जी का शैडो डालने की भी आज़ादी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सब पहले से लिखा गया है। तो अभी तक हम इतने दिन से कर क्या रहे थे, इतने दिन से हम लोग CSS की प्रॉपर्टी समझ रहे थे। क्योंकि अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये जो हमारा नैबारा कलर डिफरेंट आ रहा है, अब तुम्हें पता है ना कि बीजी कलर कैसे चेंज होता है, जाके कलर डाल दो। बस ध्यान क्या रखना है, कंट्रास्ट का। अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें, तो ये अच्छे से विजिबल हो रहा है, तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा ही है इसका, बैकग्राउंड एकदम अलग होना चाहिए, फोरग्राउंड एकदम अलग होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि बेस भी काला है और उसके बाद तुमने ग्रे शेड का टेक्स्ट भी लिख दिया, तो कंट्रास्ट इशू हो गया ना वहाँ पर। कंट्रास्ट को समझना है सबसे बढ़िया तरीका, जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है इंटरव्यू के लिए गया तो क्या पहनते हैं, फॉर्मल पहनते हैं, ब्लैक ट्राउज़र वाइट शर्ट, है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए कलर का कंट्रास्ट आपका, यानी कि या तो ऐसा हो कि भाई जैसे मान लो कि ये मेरा क्या कलर है, पिंक कलर है, हम इस पिंक कलर को ढूंढेंगे, ये हमारा पिंक है, और ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हाँ ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वेक्टर शेप है ये। तो किसी भी कलर का कंट्रास्ट निकालना हो उसको कंट्रोल आई कर दो, सबसे बढ़िया दिखाई देगा इसके ऊपर, कंट्रोल आई इन्वर्ट। तो अब जैसे मान लो कि कलर वाइट है, तो वाइट का अपोजिट क्या होता है, आगे निकल के इन्वर्ट। तो कंट्रास्ट ऐसे निकाले जाते हैं। अब जैसे इसमें पिंक कलर अगर यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिल किया था, तो उसका अगर आप कंट्रोल आई करोगे तो देख लो इसी टोन किसी कलर निकल के आ रहा है, तो इसी का लाइट टोन जो इसमें यूज़ किया गया, तो ऐसे निकालते हैं कंट्रास्ट। फोटोशॉप सबसे बढ़िया टूल है, उससे बढ़िया काम कोई टूल नहीं करा, सब सिखा देता है अपने आप ही, तुम्हें चलाना आना चाहिए बस। हाँ सर, वो अगर बेगिनर में चाहो तो तुम एक साल सिखा सकते, एक साल तक पढ़ा सकते हो फोटोशॉप। बहुत वास्ट है, 1 साल के, मैं 25 साल में नहीं सीख पाया, अभी कुल 3% जानता हूँ, तुम 1 साल की बात कर रहे हो। मेन्यू पढ़ना, सब फोटोशॉप पढ़ना थोड़ी ना होता है, उससे कर क्या सकते हो, वो है फोटोशॉप।
कुछ भी बनाया जा सकता है फोटोशॉप से। चलिए, तो ये पहला पार्ट अपना क्लियर। बटन वगैरह हमने देख लिया। बटन के अंदर हम लोग पैडिंग हमने मैक्सिमम डाल दिया, इससे ज़्यादा पैडिंग हम लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और सर आपने जिसमें फॉन्ट भी नहीं डाला ना, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? वो सब लेटर ऑन, अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सेट हो गया। तो ये देखो टेक्स्ट पैराग्राफ बहुत आगे तक जा रहा है, ये आगे तक ना जाए तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया था, कॉलम। आप कॉलम को क्या लिख दोगे, छोटा हो गया इस तरह से, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लोगे। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज का थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि 29.72 समथिंग का हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट है, और अगर हम टेक्स्ट से लीड की क्लास हटा दें तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। तो इतना टेक्स्ट जो है वो मोर देन इनफ है अपनी वेबसाइट के लिए। तो और आप इसकी हाइट अगर बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, हम कॉलम में भी लिख सकते हैं और हाइट बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से हाइट को आप हर एक सेक्शन पर पैडिंग 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 डाल के एक्सपेंड करा लोगे। अगला पार्ट क्या है इसमें, कर लोगे ना, हाँ ट्राई करके देखना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रिड वाला पार्ट क्लियर किया था अपना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी बूटस्ट्रैप में। ध्यान से देखना। बूटस्ट्रैप 5 uses a default font size of 1 rem। 1 मतलब 16 पिक्सल बाई डिफ़ॉल्ट। HTML जब हमने पढ़ाया था तो हमने क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में फॉन्ट होता है वो 16 पिक्सल का होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, जो कि सेरिफ है, और हम वेब में क्या यूज़ करते हैं, सेंस सेरिफ। एंड लाइन हाइट कितना होता है, 1.5। अगर 1 rem हमारा होता है 16, तो 1.5 कितना हो गया, 24, है ना। इन एडिशन टू ऑल एलिमेंट्स हैव मार्जिन फ्रॉम टॉप से 0 एंड बॉटम से 1 rem। यानी कि अगर हम लोग पैराग्राफ बना रहे हैं तो पैराग्राफ के ऊपर से गैप नहीं होगा, पैराग्राफ के बॉटम में 16 पिक्सल का बाय डिफ़ॉल्ट आपको मार्जिन मिलेगा। अब जैसे हेडिंग देखिए यहाँ पर, बूटस्ट्रैप 5 स्टाइल्स HTML हेडिंग्स H1 to H6 विद अ बोल्डर फॉन्ट वेट एंड अ रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। अगर हमने यहाँ पर हेडिंग डिफाइन की है 6 तक, तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी क्लास नहीं है, बट जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करोगे और अगर आप अपनी स्क्रीन को छोटा करोगे तो आप देखना फॉन्ट का साइज़ आपका चेंज होगा। देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इन्होंने पहले से उसमें लिख के सेट किया हुआ है कि अगर स्क्रीन छोटी होगी तो हेडिंग इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने आप मोबाइल के अकॉर्डिंग H1 हो जाए, और अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के हिसाब से H1 हो जाए। तो हेडिंग रिस्पॉन्सिव होती है हमारी। यू कैन ऑल्सो यूज़ .h1 to h6 क्लास। अब हमने क्या पढ़ा था HTML में कि H1 को एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है SEO के पॉइंट से, बट मुझे H1 जैसा फिर से रिजल्ट चाहिए, बट हम तो बाउंड हो गए ना कि भाई H1 तो यूज़ हो गया, इसीलिए हमें क्लास मिलती है H1 की। लुक लाइक H1 का काम करेगा और SEO का रूल भी ब्रेक नहीं होगा। तो मैं H1 की क्लास किसी पैराग्राफ को भी दे सकता हूँ, और देखो सेम रिजल्ट जो आपका H से आता है वही सेम रिजल्ट हमारा क्लास से भी हमें मिल रहा है। डिस्प्ले हेडिंग्स जो अभी हमने यूज़ किया था, डिस्प्ले हेडिंग्स आर यूज टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग्स, लार्जर फॉन्ट साइज एंड लाइटर फॉन्ट वेट, एंड देयर आर 6 क्लासेस टू चूज फ्रॉम लाइक H1 to H6। वैसे डिस्प्ले भी होता है 1 से लेके 6 तक। अगर हम लोग डिस्प्ले 1 देखते हैं तो सबसे लार्ज होगा, और 6 का साइज़ वही होता है जो आपके H1 का साइज़ होता है, ठीक है। तो यानी जहाँ H1 ख़त्म होता है वहाँ से डिस्प्ले स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट स्मॉल, तो इसमें स्मॉल एलिमेंट अवेलेबल है। आप स्मॉल के लिए स्मॉल एलिमेंट या फिर क्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो स्मॉल एलिमेंट के साथ हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। अगर आप स्पैन और स्पैन में स्मॉल क्लास लगा दोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ये देखो H1 हेडिंग और ये इसका सेकेंडरी टेक्स्ट, तो इसका साइज इसके कंपैरेटिवली छोटा दिखाई देगा आपको। मार्क पढ़ा था हम लोगों ने, हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो बूटस्ट्रैप 5 विल स्टाइल मार्क एलिमेंट और मार्क क्लास विद अ येलो बैकग्राउंड कलर एंड सम पैडिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर मार्क का इस्तेमाल किया तो आप देखोगे उतने पार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। एब्रीविएशन ये भी हमने पढ़ा था, किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको टूल टिप चाहिए तो Bootstrap 5 will style the HTML abbreviation element with a dotted border bottom and a cursor with question mark on mouse over। तो हमने WHO को यहाँ पर डिफाइन किया है, तो आप देखेंगे कर्सर के आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। ब्लॉक कोड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी वेबसाइट से डेटा अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कराते हैं। Add the dot block code class or block code element when quoting blocks of content from another source and when naming a source like from WWF's websites use the block code footer। तो यहाँ जाएंगे, हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ डिफाइन किया और ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से लिया है, हमने यहाँ से बता दिया उसके बारे में। WWF's वेबसाइट से ये हमने कोड मेंशन किया यहाँ पर। DL मतलब definition list। Bootstrap 5 will style the HTML DL element in the following ways: DL, DT, DD। DL मतलब definition list, DT definition term, DD definition description। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगी डिफ़ॉल्ट। हमने यहाँ पर देखो कहीं बोल्ड का इस्तेमाल किया नहीं। HTML में इसको हाईलाइट करने के लिए आपको बोल्ड करना पड़ता है, Bootstrap में नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली। कोड अगर आपको मोनो स्पेस में लिखना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोड एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोड स्पैन, कोड सेक्शन, कोड के अंदर डिफाइन किया डिव। तो ये इस तरह से कलरफुल होकर दिखाई देगा आपको, कलर चेंज आ रहा है ना, और फॉन्ट भी डिफरेंट आ रहा है। तो ये कोड एलिमेंट का रिजल्ट होता है। KBD कीबोर्ड शॉर्टकट्स। Bootstrap 5 will style the HTML KBD elements in the following ways। जैसे हमने यहाँ पे लिखा KBD के अंदर कंट्रोल P, तो ये ब्लैक कलर और वाइट कलर से रिप्लेस होगा। ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट टेक्स्ट। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड, तो आप यहाँ पर प्री एलिमेंट का यूज़ कीजिए और ये देखिए टेक्स्ट अपना ब्रेक होकर इस तरह से लिख कर आएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। और क्या है, जैसे कि मोर टाइपोग्राफिक क्लासेस, जैसे कि लीड मेक्स अ पैराग्राफ स्टैंड आउट। अगर आपको लगता है पैराग्राफ का टेक्स्ट मुझे नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट दिखाना है तब आप लीड का यूज़ करते हो। अभी हमने यूज़ करा था, तो नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह से आता है और ये इस तरह से लीड करते हो आपको अलग दिखाई देगा। टेक्स्ट स्टार्ट मतलब लेफ्ट अलाइन, तो टेक्स्ट आपका ये देखिए स्टार्ट है, ये टेक्स्ट सेंटर है और ये टेक्स्ट एंड है। बूटस्ट्रैप में राइट नहीं लिखते, एंड लिखते हैं या स्टार्ट लिखते हैं। सेंटर के लिए सेंटर रहेगा। ब्रेक प्रिवेंट्स लॉन्ग टेक्स्ट फ्रॉम ब्रेकिंग लेआउट। टेक्स्ट ब्रेक की अगर हमने क्लास लगा दी है तो अब आप यहाँ देखोगे हमने इस पर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, ये है विदाउट ब्रेक और ये है विद ब्रेक। अगर आप किसी टेक्स्ट को विदाउट स्पेस टाइप करते जा रहे हो नॉन स्टॉप, तो टेक्स्ट ब्रेक की क्लास उसको ब्रेक करने की पावर रखती है। बट अगर आपने ब्रेक की क्लास का इस्तेमाल नहीं किया तो टेक्स्ट ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा पेज से। टेक्स्ट सेंटर ये हमने देखे था, टेक्स्ट सेंटर, इसके लिए आपका ये क्लास आएगा। एंड मतलब राइट हैंड साइड पर लाइन। नो रैप रैपिंग को बंद कर देगा, यानी कि मैटर आगे निकल जाएगा। जैसे मैंने लिखा नो रैप टेक्स्ट, नो रैप टेक्स्ट जगह कम है, लेकिन मैं इसको F12 से दिखाता हूँ आपको। 100% रखेंगे। देख रहे हो टेक्स्ट ब्रेक नहीं हुआ, जबकि इसको ब्रेक हो जाना चाहिए था, वो दबते जा रहा है। टेक्स्ट लोअर केस, अगर आपने कहीं अपर केस लिख दिया तो वो अपने आप ही लोअर केस हो जाएगा। देखो ये अपर केस, ये लोअर केस और ये कैपिटलाइज, यानी कि फर्स्ट लेटर वर्ड का कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट अपर केस इंडिकेट्स अपर केस टेक्स्ट,
तो टेक्स्ट आपका अपर केस दिखाई देगा, और यह होता है आपका कैपिटलाइज, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। इनिशियलिज्म डिस्प्लेज द टेक्स्ट इनसाइड एन एब्रिविएशन एलिमेंट इन ए स्लाइटली स्मॉलर फॉन्ट साइज। तो ये है अपना नॉर्मल, और ये है आपका स्लाइटली स्मॉलर। तो इस WHO से इसका साइज थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा आपको। फिर क्या है, लिस्ट अनस्टाइल्ड। अगर आपकी किसी लिस्ट में स्टाइल में डॉट आ रहे हैं या 1 2 3 4 आ रहा है, क्या लिख दोगे, लिस्ट अनस्टाइल्ड। रिमूव द डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल एंड लेफ्ट मार्जिन ऑन लिस्ट आइटम्स। वर्क ऑन बोथ UL और OL, दोनों पर ही काम करेगा। दिस क्लास ओनली अप्लाइज टू इमीडिएट चिल्ड्रन लिस्ट आइटम्स टू रिमूव द डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल फ्रॉम एनी नेस्टेड लिस्ट। अप्लाई दिस क्लास टू एनी नेस्टेड लिस्ट एज वेल। कहने का मतलब, अगर मैंने UL के अंदर एक और UL बनाया हुआ है तो पेरेंट UL पर भी और चाइल्ड UL पर भी, दोनों पर ही मुझे लिस्ट अनस्टाइल की क्लास को एलिमेंट में पास करना होगा। अब चाहे वो UL हो या OL हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कॉफ़ी टी मिल्क, तो कॉफ़ी टी मिल्क से तो आप देख सकते हो स्टाइल हट गया, लेकिन हमने अंदर वाले पार्ट पर नहीं हटाया। तो हमने UL पे क्या लिखा, लिस्ट अनस्टाइल्ड। अगर मैं यहाँ भी लिख देता तो वो सर्कल जो यहाँ दिखाई दे रहे वो नहीं दिखते आपको। फिर क्या, लिस्ट इनलाइन। अगर लिस्ट आइटम को एक लाइन में लेकर आना तो उसके लिए भी डिस्प्ले इनलाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लास डाल दो लिस्ट इनलाइन, तो एक लाइन में आ जाएंगे। Places all list item on a single line used together with list inline item on each LI element। कॉफ़ी टी मिल्क देखो अब एक लाइन में आएंगे, क्योंकि हमने सभी में क्या लिखा है, लिस्ट इनलाइन आइटम, और UL पर या OL पर लिस्ट इनलाइन। तो ये थी आपकी टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टीज इसके अंदर। अगला देखेंगे टेक्स्ट कलर। Bootstrap 5 has some contextual classes that can be used to provide meaning through colors. The classes for text colors are, जैसे कि text muted, यानी कि टेक्स्ट आपका ऐसा है जैसे डिसेबल हो रखा हो, लाइट। टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, वाइट, डार्क, बॉडी, एंड लास्ट इज लाइट। तो ये सभी क्लासेस हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा हुआ है। इनका रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपको। अब कहाँ किसका यूज़ किया जाता है, जब किसी इम्पोर्टेंट पार्ट की बात आती है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी का। जब हम कुछ सक्सेसफुल की बात करते हैं तब हम लोग सक्सेस का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट सक्सेस। जैसे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर वैल्यू आपकी वेरीफाइड हो गई है, या जैसे कोई यूज़र फॉर्म के अंदर डेटा डाल रहा है वो गलत हो रहा है तो डेंजर से उसको बताओगे आप। तो ये पहले से सब सेट है, और जब आप XD फिग्मा में काम करते हैं तब भी यही कलर इस्तेमाल करने होते हैं, डिज़ाइन करते हो। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट में ब्लैक को 50% या वाइट को 50% लाइट करना चाहते हो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये दो जो है 50% आपके लाइट होकर आपको दिखाई देंगे। वाइट पे वाइट तो पता नहीं चलेगा, ब्लैक पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट, ऑपेसिटी टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट की ऑपेसिटी अगर आपको कंट्रोल करनी है तो आप यहाँ देखोगे, जैसे हमने इधर डिफाइन किया हुआ है और यहाँ हमने बैकग्राउंड के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। ये टेक्स्ट वाइट है, ये टेक्स्ट ब्लैक है। तो क्या लिखोगे, टेक्स्ट ब्लैक 50, टेक्स्ट वाइट 50 और BG डार्क, नहीं तो वाइट पर वाइट नहीं दिखाई देगा, राइट। बैकग्राउंड कलर की भी सेम क्लास होती है, बस टेक्स्ट जहाँ लिखा था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, BG प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, डार्क और लाइट, पहले से बना बनाया। अब अगर आपको किसी टेक्स्ट के साथ इसको मिक्स करना है तो नॉर्मली तो क्या था, हमें 2 बार लिखना पड़ता है ऐसे, जैसे टेक्स्ट वाइट BG डार्क। करने की ज़रूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट में ही ये इनबिल्ट है। टेक्स्ट के साथ BG जोड़ दो, जैसे हमने लिखा टेक्स्ट BG प्राइमरी, तो प्राइमरी कलर के साथ
टेक्स्ट अपने आप खुद डिसाइड करेगा उसको किस कलर में आना है। तो वाइट कलर अपना आप हो गया, इस पर वाइट कंट्रास्ट इशू आता तो ब्लैक हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देख रहे हो टेक्स्ट बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से अपना आप डिसाइड कर रहा है कि किस कलर पे कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। क्लियरिटी का इशू नहीं आएगा आपको। नहीं तो आपको ये काम 2 बार करना होता है, टेक्स्ट वाइट बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट वाइट बीजी सक्सेस, टेक्स्ट ब्लैक यानी कि डार्क एंड बीजी इन्फो। ये वार्निंग है, ये डेंजर है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी एक्शन हमेशा ग्रे कलर में आता है, ये ध्यान रखना। बात करेंगे बैकग्राउंड कलर, अभी हमने डिस्कस किए थे। तो इसमें आप देखेंगे सारे आपके बैकग्राउंड के कलर, और P3 मतलब चारों साइड से पैडिंग कितना होगा, 3 का होगा ये पार्ट। बीजी कलर क्लास अब डज नॉट वर्क वेल विद टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट बीजी मिक्स करके यूज़ करना चाहिए इस तरह से, तो आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिलता है। टेबल्स, पहले बताओ यहाँ तक है क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ टेबल के ऊपर। ट्राई करके देखोगे, डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखोगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको क्लास का नेम याद रखना है, ठीक है, कि क्लास के नेम क्या क्या होते हैं। जैसे प्राइमरी सक्सेस है ना, तो बीजी के लिए भी चलती हैं और टेक्स्ट के लिए भी चलती हैं। और अगर आपको टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों मिक्स करने हैं, तो 2 अलग अलग क्लास में लगाओ, टेक्स्ट प्राइमरी बीजी सेकेंडरी। आप टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, तो बैकग्राउंड कलर भी आएगा, और उस बैकग्राउंड कलर पर टेक्स्ट का कलर भी ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। ठीक है, 2 in 1। नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि जब आप कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाओगे टेबल का इस्तेमाल होगा। जैसे हम गेट बूटस्ट्रैप में ही आते हैं, एग्जांपल्स। ये देख रहे हो टेबल, ये टेबल से बना हुआ है। चाहो तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चेक कर लो, लिखा टी बॉडी टेबल TRTD। हेलो, मैं ठीक हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ मैं भी? ठीक है, ठीक है, 1:30 तक करता हूँ। चलिए, तो बूटस्ट्रैप में अगर आप टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, टेबल एलिमेंट में क्लास टेबल डाल देना है। क्लास टेबल डालने से क्या होगा, आपका टेबल कुछ इस तरह का डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सिर्फ क्या डाला गया है, ध्यान से देखिए, पूरे टेबल एलिमेंट में कोई भी क्लास नहीं है एक्सेप्ट दिस। तो ओनली टेबल लिखने से क्या हुआ, हमारा लुक एंड फील कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, अगर आपको स्ट्राइप करना है, यानी कि एक रो का कलर अलग हो, नेक्स्ट रो का कलर अलग हो, तो आप क्या लिखेंगे टेबल में, टेबल स्पेस टेबल स्ट्राइप। स्ट्राइप करने से ये देखिए ऑल्टरनेट सेल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको टेबल में बॉर्डर बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, टेबल बॉर्डर्ड। अगर आपको माउस ओवर पर टेबल का सेल का कलर चेंज करना है तो लिखेंगे टेबल होवर। अगर आप टेबल को डार्क करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो डार्क थीम में हमारा अलग रिजल्ट आएगा, तो टेबल डार्क लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से डार्क मोड में हम लोग टेबल डार्क और टेबल स्ट्राइप भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका चेंज होएगा ऑटोमेटिकली। इसमें होवर भी करा सकते हैं, तो टेबल डार्क में टेबल होवर, इस तरह से। बॉर्डरलेस टेबल अगर बनाना है तो टेबल बॉर्डरलेस लिखेंगे, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। कॉन्टेक्चुअल क्लास लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वही मिलेंगे आपको, जैसे टेबल प्राइमरी, टेबल सक्सेस, टेबल इन्फो। तो तुम्हें ये याद कर लेना है, प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर, ये हर चीज़ में आती है।
जैसे टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा है, बाकी में आपके कम मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से आप देखो ना, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, एक्टिव, सेकेंडरी, लाइट एंड डार्क। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक ई कॉमर्स का टेबल है। अब ई कॉमर्स में मेरा कोई प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गया, तो मेरे पास टेबल में उसका कलर चेंज हो जाए, या जो टेबल में ऑर्डर मेरे प्लेस हो चुके हैं या डिलीवर हो चुके हैं वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, या कोई ऑर्डर आया है जस्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो इस तरह से कलर में आए। तो कलर से हम बाइफिकेट करके बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कौन सा पेंडिंग है, कौन सा फेल है, कौन सा नया ऑर्डर है, कौन सा डिलीवर्ड है, इस तरह से। तो टेबल की सारी क्लासेस, 9 क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ब्लू का कहाँ यूज़ करना है, इंडिकेट्स एन इंपॉर्टेंट एक्शन। सक्सेस का यूज़ करेंगे सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन। डेंजर का यूज़ करेंगे नेगेटिव एक्शन के लिए। इन्फो का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेटिव के लिए। वार्निंग का यूज़ करेंगे अटेंशन के लिए। एक्टिव का यूज़ करेंगे और सेल्स को माउस ओवर पर कलर चेंज कराने के लिए। सेकेंडरी, स्लाइट लेस इंपॉर्टेंट एक्शन। लाइट, आपका टेबल को ग्रे, लाइट ग्रे टेबल और टेबल रो बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाओगे। डार्क से आप टेबल ग्रे, डार्क ग्रे टेबल और टेबल रो बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाओगे। एक और चीज़ आती है टेबल हेड कलर। अगर हम लोग टी हेड में जाके लिखते हैं टेबल डार्क, तो बाकी टेबल नॉर्मल रहेगा, सिर्फ आपके हेडर का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने जाके डिफाइन किया एक टी हेड को सक्सेस, और वाले टी हेड को हमने क्या डिफाइन किया, डार्क। तो आप देख सकते हो पूरे टेबल का ना चेंज हो गया, सिर्फ टॉप वाले का कलर चेंज हो गया इस तरह। स्मॉल टेबल, तो हम टेबल को स्मॉल और एल कर सकते हैं। आपको टेबल में क्लास लिख देना टेबल एस। तो टेबल अब थोड़ा एक्सपेंडेड नहीं बनेगा, इस तरह से कम पैडिंग के साथ क्रिएट होगा। रिस्पॉन्सिव टेबल, कि अगर मान लो आपके पास रो कॉलम बहुत ज़्यादा है और स्क्रीन छोटी है, तो क्या होगा, इसमें स्क्रॉलिंग आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या है, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सेल, डबल एक्सेल। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना आप ही खुद ही ब्रेक डाउन करती रहेगी उस चीज़ को। तो जैसे रेस्पॉन्सिव टेबल, तो इसको क्या करना होता है, टेबल को एक डिव के अंदर डालना है अपने। हमने क्या लिखा, एस एम। रेस्पॉन्सिव किस पर होगी, स्मॉल पर होगी। तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे आप मोबाइल मोड में आओगे तो ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ हमने मिसिंग किया हुआ है। हाँ, हो गई। ठीक है, इमेजेस ये टेबल से प्रैक्टिस करने के लिए कोई वो नहीं है? आगे ऑप्शन आएंगे, प्रॉपर्टी पढ़ लो। अभी डैशबोर्ड वगैरह डिज़ाइन करना सीखोगी, सब कुछ आएगा। नहीं, अभी ये तो कल होमवर्क दिखाना हाँ, तो कोई भी टेबल ले लो, जैसे अपनी क्लास का ही ले लो टेबल, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। कहाँ गया, ये तुम्हारा ही है क्या, हाँ तुम्हारा ही है। ऐसा टेबल बनाने की कोशिश करो, तो कुछ भी एज्यूम कर लो और नेट पे सर्च कर लो टेबुलर डेटा, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी इमेज मिल जाएंगी। ई कॉमर्स टेबुलर डेटा कर लो। ये आ जाएंगे आपके पास। और ई कॉमर्स टेबुलर डैशबोर्ड कर दो। टेबल में आकर डैशबोर्ड भी आ जाएंगे, जैसे ये देखो डेटा डाले हुए ना, तो रो कॉलम से ही सारा काम हो रहा है इसमें। सर, जो आपने ये बताया कि जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा अगर पार्सल कुछ नहीं डिलीवर हुआ तो रेड कलर हो जाएगा, हाँ, तो वो कैसे होएगा, वो हमें उसको कैसे पता, किसको, हमारे वेबसाइट को? वेबसाइट को नहीं पता होता, बैकएंड को पता होता है। तो बैकएंड से वो उसको कंडीशनल करते हैं हम लोग। तो उसको कैसे लिखेंगे, करेंगे? नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप अभी, आपको मैनुअली अभी तो क्लास लगानी पड़ेगी। जब बैकएंड सीख जाओगे, तुम्हारा कोर्स क्या है, डीसीसी, सिर्फ यूआई। फिर नहीं सीख पाओगे। जिनका डेवलपमेंट होता है ना, वो उनके उसमें आता है वो। तो बैकएंड में मान लो अगर ऑर्डर फेल हो गया, तो फेल के हिसाब से वो टेबल पर अपना आप आ जाएगा।
बूटस्ट्रैप 5 में इमेज को देखेंगे, अगर आपको इमेज के कॉर्नर को राउंड करना है तो आप इमेज पे क्या लिखेंगे, राउंडेड। तो इमेज के कॉर्नर क्या हो गए, देखो राउंडेड दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा हमने, क्लास राउंडेड। इमेज को सर्कल बनाना है तो लिखेंगे राउंडेड सर्कल। अगर ओवल इसलिए लग रहा है क्योंकि इमेज का प्रोपोर्शन ही उस तरह का है। अगर इमेज परफेक्ट स्क्वायर होती तो बन जाता। थंबनेल, तो ये इमेज के अराउंड इस तरह का एक बॉर्डर बनाएगा पैडिंग के साथ। अलाइनमेंट, अगर लेफ्ट में रखना है तो फ्लॉट स्टार्ट, राइट में रखना है तो फ्लॉट एंड। सेंटर इमेज, तो एम एक्स ऑटो मतलब मार्जिन एक्स एक्सिस में ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक, तो इमेज सेंटर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव इमेज, तो आप यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, आई एम जी फ्लूइड की क्लास। अब देखो अगर आप स्क्रीन को छोटा करोगे तो इमेज छोटी होती जाएगी, और बड़ा करोगे तो बड़ी होती जाएगी। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ है। तो मेरे ख्याल से आज तुम इतनी प्रॉपर्टीज़ ट्राई करके देखो पहले, ठीक है, फिर हम लोग बाकी की प्रॉपर्टीज़ देख सकते ये हैं। सर्कल और ये वाला आपने बताया स्क्वायर, तो इसके अंदर राउंडेड, तो इसके अंदर हमें अगर बड़ी इमेज लगाना है या छोटी तो हमें ये फ्यू रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा ना। रेस्पॉन्सिव तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने दिखाया था। ली थी क्लास लास्ट क्लास, नहीं ली तो देखोगे तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और ये सब सर्कल वर्कल मैंने सब लास्ट क्लास में कराया था। मैंने एक सेक्शन बना के दिखाया था ना, ऐसा वाला ये। अब ये जो अगर सेक्शन हमें बनाना होगा तो ये उसी सर्कल वाला प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसका, अब ये 3 इमेज हमें अगर वहाँ पर कॉल करनी है, 1 2 3, तीनों को सेलेक्ट, एक्सपोर्ट जेपीजी, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। एक जेपीजी बन गया है। आगे तीनों, अब इसको सर्कुलर करना है। है ना, ऐसे करना है। टेक्स्ट को सेंटर करना है तो सीधे इसके नीचे में टेक्स्ट लिखना है। मैटर आ गया। अब
ये पार्ट होने के बाद आप इस मैटर को अगर सेट करोगे और रेस्पॉन्सिव के लिए, तो मोबाइल में चेंज हो गया टैबलेट और लार्ज डिस्प्ले, सही है ना। तो अपना आप हैंडल हो जाएगा डिज़ाइन आपका। तो बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन बनाने टाइम नहीं लगता, तो डेटा डालो, क्लासेस पता होनी चाहिए, हमें किस में करना है? बूटस्ट्रैप पे करना है। नोटपैड पे नहीं करना? नहीं, नोटपैड पे करो, किस में करो, बात तो बूटस्ट्रैप चलाना बूटस्ट्रैप है। मतलब वेबसाइट जितनी भी लार्ज स्केल पर बनती है वो बूटस्ट्रैप से बनती है, लेकिन जो तुमने पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, बूटस्ट्रैप को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वो नहीं पढ़ते तो बूटस्ट्रैप को नहीं चला पाओगे आप। कस्टमाइजेशंस की रिक्वायरमेंट आती है ना, जैसे अभी तो सब कुछ सीधा सीधा लीनियर है तो चलते जा रहा है काम, कल को मान लो नहीं मिला हमें, तब हम कस्टम तो कर पाए ना उस चीज़ को, इसलिए। तो देखो पूरा टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव आपका बन चुका है यहाँ। अब देख रहे मोबाइल मोड में गड़बड़ कर रहे हैं, इसको सही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ डिफाइन किया था इस पार्ट के लिए कॉलम 6, है ना। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉलम LG6, तो मोबाइल में 12 कॉलम ले लेगा अपने आप। देखो बढ़िया हो गया। टैबलेट पे जाओगे वहाँ भी सही आएगा, और जैसे आप बड़ी स्क्रीन पर आओगे तो छोटा हो जाएगा आधी। ये पार्ट भी हो गया। ऐसे बनती है चीज़ें। अब बनाओ बढ़िया से टेम्पलेट। तुम्हें इतना आ गया है कि टेम्पलेट कैसे बनेगा, सजाने की बात रही वो मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ पढ़ के कैसे कैसे करोगे आप, ठीक है। चलो।